Very good morning, students. Today we'll be dealing with the place of suing under Code of Civil Procedure. Now, what is the place of suing? So, under this particular lecture, we would try to find out that in which place we are having a right to file a suit, and the court would be having a competency to entertain our matter. So from these from these two question point of view, we are here to understand the place of suing under CPC. Now let us see what actually is the place of suing. Before coming to the place of suing, we have to keep into mind two different things. Now, what are these two different things? Firstly, we know that suit different types के होते हैं. There are different types of suits, right? So, different type of suits means different courts, because we at the time of dealing with the concept of jurisdiction came to know that jurisdiction may be relation to subject matter. So from keeping that particular thing in mind, we now here know that the suit may be of different types, and from the very point of view in relation to this particular aspect, one have to keep it in mind that different subject matter is dealt by different types of court. So on the basis of what different kind of suit we are having, we have to find out the court in which we will be filing the matter. Next is the jurisdiction of the court to entertain, deal with and decide with a suit may be restricted by variety of circumstances. And the first thing which is to be determined is the place of suing. अब हमको ये पता है normally कि हमारा सूट डिफरेंट टाइप का है, आपका सूट डिफरेंट टाइप का है, और मंदार का सपोज सूट जो है वो डिफरेंट टाइप का है। अब हम तीनों का सूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होने से हमारे पास में जो बहुत सारे कोर्ट्स अवेलेबल हैं, इनमें से कौन से कोर्ट के पास में हम जा सकते हैं, कौन सा कोर्ट अपने आप में कॉम्पिटेंट है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हमारे लिए राइट कोर्ट होना जरूरी है। राइट कोर्ट के द्वारा दी गई डिग्री ही बाइंडिंग इफेक्ट होती है। ये हमने पहले जब हम डिग्री पढ़ रहे थे तब हमने समझा था। So the jurisdiction of the court to entertain, deal with and decide with a suit may be restricted by variety of circumstances. यहाँ पे circumstances क्या है? Circumstances territorial jurisdiction हो सकता है। हर एक कोर्ट का अपना एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो सकता है। तो जिस भी कोर्ट के सामने हम जा रहे हैं, जरूरी है कि उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इधर हम रहें, या फिर प्रॉपर्टी रहे, या फिर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी रहे, या ट्रांजेक्शन अगर एंटर कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन हो, या फिर अपोजिट पार्टी रहे, ऐसे कुछ नहीं, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। इस तरीके के जो सर्कमस्टेंसेज है, इनमें से कोई तो भी एक सर्कमस्टेंसेज वहां पे रहना चाहिए, तभी जाके उस कोर्ट को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहेगा हमारे मैटर को एंटरटेन करने के लिए। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। फिर जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होने से ही वो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो जाता है। उस कोर्ट को पिक्योनरी लिमिटेशन भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं किसी भी तरीके का पिक्योनरी क्लेम चाहती हूँ कोर्ट से, देन इन दैट केस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मैं ये पता करूँ कि जो मैं पिक्यूनरी वैल्यू क्लेम करना चाहती हूँ कोर्ट से, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक फाइन, या मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ मनी डिक्री, वो सब जो है वो कोर्ट देने के लिए कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। तो सिर्फ उसके टेरिटोरी में प्रॉपर्टी सिचुएट होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उसके पास में पिक्यूनरी वैल्यू भी होनी चाहिए। तो मैंने पहले देखा कि मेरा सब्जेक्ट मैटर कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने पाया 4 कोर्ट है जिनके पास में मेरे सब्जेक्ट मैटर को एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन है। फिर मैंने ये देखना है कि मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है उसका ईदर कॉज ऑफ एक्शन, या फिर जिस भी पर्सन से मैं ये सब्जेक्ट मैटर क्लेम कर रही हूँ वो पर्टिकुलर डिफेंडेंट, या फिर जो भी सब्जेक्ट मैटर है मेरा, यदि सपोज वो प्रॉपर्टी है तो वो पूरी की पूरी या फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी या सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एटलीस्ट उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आनी चाहिए। तो जब मैंने ऐसा देखा तो फिर मैंने पाया कि वहाँ पे 4 में से अब 3 ही कोर्ट ऐसे रह गए जिनके पास में मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर को एंटरटेन करने का पावर है। फिर मैंने देखना है कि अच्छा ठीक है, अब मेरा सब्जेक्ट मैटर भी है, मैंने ये भी पता कर लिया कि 4 में से 3 कोर्ट ऐसे हैं जो कि बेसिकली मेरे प्रॉपर्टी के रिलेशन में मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं, बट मेरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसमें
वो कितनी है, और मैं जो बेसिकली प्रेयर क्लॉज मांग रही हूँ उसमें मैं यदि कोई अमाउंट मांग रही हूँ अपोजिट पार्टी से, देन इन दैट केस क्या वो देने का कॉम्पिटेंसी ये तीनों कोर्ट रखते हैं? जब मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी तो हो सकता है कि मुझे पता चले कि सिर्फ 2 ही कोर्ट हैं। देन इन दैट केस मेरे लिए अब आ जाता है सिर्फ वही 2 कोर्ट कॉम्पिटेंट है जिनके पास में मैं जाके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर फाइल करके क्लेम ले सकती हूँ। इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरा जो मैटर है वो जुरिस्डिक्शन जिस बात को लेके मैं क्लेम करना चाहती हूँ वो अगेन बाइफरकेट करने के लिए बोलता है मुझे कि आप ओरिजिनल सूट फाइल करना चाहते हैं या अपील फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि सूट जो है उसमें आपके बहुत सारे अदर काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स भी आ जाती हैं। तो ऐसे वक्त में आप क्या मांगने जा रहे हो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं अपील मांगने जा रही हूँ देन इन दैट केस अपीलेट जुरिस्डिक्शन कोर्ट को होना चाहिए। अगर मैं सूट मांगने जा रही हूँ तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट को होना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो मुझे ध्यान में रखना है। ऐसे अलग-अलग तरीके के सर्कमस्टेंसेस जो हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ये सर्कमस्टेंसेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्ट को मैटर को एंटरटेन करने के लिए और मुझे रेमेडी देने के लिए। मैटर को एंटरटेन करने के लिए और रेमेडी देने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये प्रोविजन हमने कहाँ पढ़ी थी? ये प्रोविजन हमने पढ़ी थी सेक्शन 9 में, जब हमने सेक्शन 6 में जुरिस्डिक्शन पढ़ा था, और उसके बाद हमने आपको ये बात बताई थी कि जब कभी भी आप जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे हैं आपको सेक्शन 9 के साथ रख के पढ़नी है, क्योंकि सेक्शन 9 क्या बताता है? ऑल द सिविल कोर्ट्स टू एंटरटेन ऑल काइंड ऑफ सिविल मैटर्स अनलेस एंड अनटिल इट इज बार्ड बाय द लॉ। यानी लॉ में कहीं ना कहीं बार किया हुआ है, चाहे फिर वो एक्सप्रेस बार हो या फिर चाहे वो इम्प्लाइड बार हो, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके का यदि बार दिया गया है तो फिर कोर्ट को अपने हाथ पीछे रखने हैं, वो उस मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि एक्सप्रेस बार भी नहीं है, इम्प्लाइड बार भी नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि वो सिविल कोर्ट है, कॉम्पिटेंट है, मैटर को एंटरटेन करने का कॉम्पिटेंसी रखता है। ऐसे किसी भी कोर्ट में जाके हम मैटर फाइल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे जो सूट हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट का मैटर को एंटरटेन करने के लिए और उस मैटर को डिसाइड करने के लिए ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस से अफेक्ट हो सकता है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस से अफेक्ट ना हो उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे मैटर को फाइल करने के लिए व्हाट वुड बी द करेक्ट प्लेस ऑफ सुइंग, कौन सा प्रॉपर कोर्ट होगा, कौन सा कॉम्पिटेंट कोर्ट है जिसके पास में हमने मैटर फाइल करना है, सो दैट मैटर टिल द एंड ऑब्जेक्टेड ना हो। नेक्स्ट इज, अब ये जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली रूल pertaining to the institution of the suits, then in that case we will find that there are certain rules जो कि बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के प्रोसीजर को या रूल्स को गवर्न करता है। अब ये क्या है? तो सबसे पहले विल सी, एक तो रूल पर्टेनिंग टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा नेचर ऑफ सूट है यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है। तीसरा, हमको जब हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ सूट है यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट क्या है, तो हमारा सूट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में भी हो सकता है, हमारा सूट मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में भी हो सकता है, और साथ ही साथ अदर काइंड के सूट्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में हमारा सूट है तो डेफिनेटली हम बेसिकली सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में भी हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, और अदर काइंड के रिलेशन में भी हम सिविल सूट्स फाइल कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी what are these specifically नेचर ऑफ सूट्स एंड किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। तो देखो, सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा कि हमारा जो सूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिलेटेड हो सकता है। अगर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है, then in that case the provision relating to that has been provided under section 16 clause A to E. Now what provision has been provided under section 16 clause A to E? ए टू ई में ये बताया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में किस किस तरीके का सूट हो सकता है। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में हमारा रिकवरी का मैटर हो सकता है ना, हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाने के लिए पार्टीशन से रिलेटेड सूट डाल सकते हैं, या पार्टीशन कर दो इस बात का सूट डाल सकते हैं। थर्ड इज, हम हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने के लिए, सेल करने के लिए, या रिडीम बैक करने के लिए। रिडीम बैक कब करते हैं? जब हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं या फिर चार्ज क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वेन एवर वी आर
creating a mortgage or a charge, then in that case, after the payment of that particular mortgage debt or after the payment of the charge claim, what do we exercise? We exercise a right to redeem back, to recover back, to reinstitute, to basically restitute that particular property, restore करते हैं हम property अपने आप के पास में। तो इस तरीके से foreclosure यानी end करना, किसी भी contract को end करना, immovable property के relation में आप और मैं किसी contract में enter करते हैं। बट यदि उसके टर्म्स एक आधी पार्टी से इम्पॉसिबल हो जाते हैं आगे जाके परफॉर्म करना, देन इन दैट केस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि वो पार्टी जिससे इम्पॉसिबल हो गया उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, उसने वो प्रॉपर्टी को उसने उस ट्रांजेक्शन को क्या करा लेना चाहिए? कोर्ट में जाके कैंसिलेशन करा लेना चाहिए ना, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं ना। तो इस तरीके से इसे हम सूट फॉर फोरक्लोजर कहते हैं। फिर दूसरा आता है सेल। सपोज फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जैसे सेल से रिलेटेड, जैसे हमने रिकवरी से रिलेटेड डाला था सूट, पार्टीशन से रिलेटेड डाला था सूट, वैसा ही सेल कंडक्ट करने के लिए हम, जैसे मैंने आपके साथ में सपोज कोई एग्रीमेंट एंटर किया प्रॉपर्टी के सेल का और मैंने पूरे पैसे दे दिए, पर आप अभी तक प्रॉपर्टी मुझे बेच ही नहीं रहे हैं। जितना आपका और मेरा सेल अमाउंट अग्री हुआ था, आई हैव पेड द एंटायर अमाउंट, बट यू आर नॉट अगेन doing the registry in my name, you are not again making a sale deed in my favor, then in that case हम क्या कर देंगे? पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देंगे फॉर बेसिकली फाइनली डूइंग द सेल। तो फोरक्लोजर, सेल एंड द रिडम्पशन। रिडम्पशन कब? जब प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज और अ चार्ज बिन क्रिएटेड, देन इन दैट केस इस तरीके का सूट हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सूट हम डाल सकते हैं दैट इज अदर राइट टू इंटरेस्ट। अदर राइट टू इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? अदर राइट टू इंटरेस्ट मीन्स लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, है ना। मेरे को मान लीजिए 30 इयर्स के लिए लीज दी गई थी और मेरी लीज बीच में ही खत्म कर दी गई, दो आई वॉज कंप्लाइंग विद ऑल दी प्रोविजंस, और ऐसा बोला गया था कि कमर्शियल यूटिलिटी के लिए उन्होंने मुझे लीज दिया है और वेन एवर एनी ऑफ द पार्टी वांट टू टर्मिनेट द लीज देन 3 months नोटिस नीड टू बी गिवन। बट यहाँ पे 3 months नोटिस मुझे नहीं दिया गया, तो मेरा जो इंटरेस्ट है, बेसिकली जो मेरा राइट है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एज अ लेसी, गॉट एडवर्सली अफेक्टेड। तो ऐसा एडवर्सली अफेक्ट हो गया तो एकदम से बोल देंगे शटर डाउन कर दो, तो आई विल बी हैविंग अ लॉस इन माय बिजनेस। So for that particular purpose, I want to restrict that particular party from doing that particular act, and thereby I can file a suit and before the court, and thereby can ask my interest in it to be protected. So these kind of other rights to interest, we can have a suit filed before the competent court. Next is for a tort. There may be a tort in relation to immovable property, and therefore, whenever we talk about uh, uh, tort relating to immovable property, we can have a suit filed before a proper court. So that is to say, whenever a suit is in respect to immovable property, then in that case, the provision of section 16A to E applies to it. Section 16A to E speaks about the various kinds of suits which may be in relation to immovable property and which we can file before the court. This may be in relation to recovery, partition, foreclosure, sale, redemption in case of mortgage or a charge, and the other rights to interest and the tort. Now, let us see what are the place of suing, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि क्या क्या बेसिकली ये हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि हमने ये पाया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में फॉलोइंग तरीके के सूट होते हैं। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो फॉलोइंग तरीके के सूट हैं, इन सूट्स के लिए प्लेस ऑफ सुइंग क्या रहने वाला है। नाउ प्लेस ऑफ सुइंग क्या रहने वाला है? सबसे पहला, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, और वो ऐसा है कि पिक्यूनरी लिमिटेशन ध्यान में रखना है, और लॉ सूट फाइल करने के लिए इफ देयर इज अदर काइंड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत इफ देयर आर अदर काइंड ऑफ लिमिटेशन, तो वो बातें ध्यान में रखनी है बिफोर वी फाइल अ सिविल सूट। नेक्स्ट इज, हमको ये देखना है कि वेन एवर वी आर एक्चुअली फाइलिंग अ सूट, then in that case if that suit is for the recovery of rent and profit या recovery of amount, then in that case whether we are recovering the same with or without rent or with or without profit, if suppose we are filing a suit for partition, or if suppose we are filing a suit for foreclosure, sale or redemption in case of a mortgage or a charge, then a part of that determination of any other right to or interest in immovable property,
तो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और आप प्रॉफिट कर रहे हैं, देन इन दैट केस डेफिनेटली पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो अफेक्ट होगा। अगर हम विदाउट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट में आ जाए, पर हम विथ इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो हो सकता है उस कोर्ट से निकल के अमाउंट इतनी बड़ी हो जाए कि हमको दूसरे कोर्ट में पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जिसके पास में है उधर जाना पड़े। अगर हम बात कर रहे हैं पार्टीशन की, देन इन दैट केस हमको ये देखना है कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट होती है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी जहाँ पे भी सिचुएटेड है उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेके दो या दो से ज्यादा कोर्ट अनसर्टनिटी में भी हो सकते हैं। ऐसे वक्त में कौन से कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में होल या फिर एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो वो कोर्ट वुड बी कॉम्पिटेंट कोर्ट जहाँ पे हम सूट फाइल कर सकते हैं। सेम केसेस विद द फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन। मॉर्गेज हमने कहाँ क्रिएट किया है, प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज की गई है वो कहाँ है, और जिसकी मॉर्गेजी कहाँ रहता है या पर्सन जिसने चार्ज हासिल कर लिया हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, कंट्रोल हासिल करके हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, वेयर दैट पर्टिकुलर पर्सन रिसाइड्स। ये सारी बातें जो है ये अलग अलग कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे देगी हमारे मैटर को एंटरटेन करने के लिए, तो हमको वो भी ध्यान में रखना है बिफोर वी डिसाइड अ प्लेस ऑफ सुइंग। Then for determination of any other right to or interest in the immovable property, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, दोनी करके हम हो सकते हैं, मॉर्गेजी करके हो सकते हैं, लेसी करके हो सकते हैं, लीगल हेयर करके हो सकते हैं। किसी न किसी तरीके से हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में यदि अपना किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट किस तरीके का है कि जो हमको बेसिकली किसी भी तरीके के सिविल सूट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने का राइट दे रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कौन से कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन रहेगा हमारे मैटर को एंटरटेन करने के लिए, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फॉर कॉम्पनसेशन फॉर अ रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज इफ समवन हैज डन अ टॉर्ट टू अवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम वो टॉर्ट के अगेंस्ट में क्या ले रहे हैं, कॉम्पनसेशन, डैमेजेस, इंजंक्शन क्लेम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कॉम्पनसेशन का अमाउंट कितना है, हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना है, ये दोनों मिला के पिक्यूनरी इंटरेस्ट या पिक्यूनरी जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का, वो कहीं लेस तो नहीं पड़ रहा है, या वो एटलीस्ट उतना कॉम्पिटेंसी रखना चाहिए कि हम उसके सामने जाके ये फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट है। इसके अलावा जो भी हम बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी उसके अंदर हमारी कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रेंट या फिर अटैचमेंट में है, देन इन दैट केस वो मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर हमको करना है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सूट फाइल करते हैं। तो इस तरीके से वेरियस तरीके के बेसिकली देखा जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में सूट, टॉर्ट से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट, अपार्ट ऑफ दैट जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अंडर दी बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हमको रिमूव करना है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट में है या डिस्ट्रेंट में है। अब क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच्ड है या डिस्ट्रेंट में है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से मूवेबल प्रॉपर्टी हमको रिकवर करना है, तो हमको जहां बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में कॉम्पिटेंसी है उसी कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी द, ये सब ध्यान में रखने के बाद में हमको ये पता चलेगा कि कौन से कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है हमारे मैटर को एंटरटेन करने के लिए। तो हियर द कोर्ट विद इन हुज लोकल लिमिट यानी टेरिटोरियल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो जिस भी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हमारी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वो कोर्ट को बेसिकली कॉम्पिटेंसी रहेगी हमारे मैटर को एंटरटेन करने के लिए। नाउ अब बात आती है कि अगर मान लीजिए सेक्शन 17 क्या बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सिचुएटेड है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, यानी आपने ऐसे बेसिकली जगह पे प्रॉपर्टी ले ली है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन आ जाता है, ऐसे बॉर्डर में एकदम प्रॉपर्टी लेके बैठ गए आप, देन इन दैट केस टू हम कैसे डिसाइड करेंगे अगर डिस्प्यूट रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी तरीके का अगर अराइज होता है, तो कौन से कोर्ट को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहेगा उस मैटर को एंटरटेन करने के लिए, ये हम कैसे तय करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएट है डिफरेंट कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। तो इसका आंसर ऐसा है कि द सूट कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। हम जब आपको अभी इसके पहले पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ईदर होली या फिर पार्ट या एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी अगर सिचुएटेड है, तो पहले फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे हमारी होल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो कोर्ट को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रहेगा।
अगर मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी किसी एक कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में होली नहीं सिचुएटेड है बट पार्ट सिचुएटेड है, तो जिस भी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में पार्टली सिचुएटेड है, मतलब कि दूसरे कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में दूसरा पार्ट सिचुएट होगा, बट जिस भी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ज्यादा पोर्शन सिचुएटेड है, ज्यादा प्रॉपर्टी है अवेलेबल या सिचुएटेड, देन इन दैट केस वो कोर्ट वुड बी हैविंग अ जुरिस्डिक्शन। पर मान लीजिए ऐसा है कि सभी कोर्ट में थोड़ी 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 प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं है, ऐसे किसी जगह पे आप बैठे हैं, देन इन दैट केस एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, वो सभी कोर्ट को आपके मैटर को एंटरटेन करने का पावर रहेगा। बट ऐसे में भी सारे कोर्ट लड़ेंगे तो कि कौन मैं एंटरटेन करूंगा, मैं एंटरटेन करूंगा, देन इन दैट केस क्या होगा, जब एनी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड हम बोलते हैं तो डेफिनेटली इसका ये मतलब निकलता है कि अदर कोर्ट आर आल्सो हैविंग अ कॉम्पिटेंसी, जिनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हमारी कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो ऐसे वक्त में विद द कंसेंट एंड देयर बाय हम क्या करेंगे, विद द कंसेंट ऑफ अदर कोर्ट्स कंसेंट लेंगे, उनको इंटीमेट करेंगे और फिर किसी एक कोर्ट में डिसाइड करके हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट वहां पे फाइल करेंगे। Now let us see, provided that the suit is within the pecuniary jurisdiction of such court। लेकिन हमने ये तो तय कर लिया कि भाई हमारी प्रॉपर्टी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन बहुत सारे कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड था, तो हमने कोई एक कोर्ट डिसाइड कर लिया, बट जो भी कोर्ट हमने डिसाइड किया है उस कोर्ट को पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं हमारे मैटर को एंटरटेन करने के लिए, वो भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तभी जाके हम कहेंगे कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है हमारे मैटर को एंटरटेन करने के लिए। Next is, if a party has not has not certainty as to which court the suit should be filed for the reason that the property is situated in the local limits of different court। Now आपने you have done lot of exercise but अब फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई कौन से कोर्ट में जाके मैं सूट फाइल करूं, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट के टेरिटोरियल या लोकल लिमिट में सिचुएटेड है और काफ़ी आप मशक्कत करने के बाद में भी नहीं पता कर पा रहे हैं। Then in that case what would be the answer? Then in that case, in that situation, if one of the court in whose jurisdiction the property is situate it's satisfied, जो मैंने भी आपको बताया कि consent of the court। now consent of the court के लिए क्या होना जरूरी है कि जो भी कोर्ट में सामने हम मैटर लेके गए, क्योंकि हमको किसी एक कोर्ट के सामने तो मैटर लेके जाना है, तभी जाके कोर्ट जो है मोशन में आएगा। तो क्योंकि हम बहुत ही कंफ्यूजन थे कि कौन से कोर्ट के सामने हमारे मैटर को एंटरटेन करने की कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि भाई हमारा मैटर तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। तो ऐसे वक्त में हमने क्या किया, बेसिकली हम ऐसे ही किसी एक कोर्ट के सामने चले गए, हमने मैटर फाइल कर दिया और जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट किया गया डिफेंडेंट के द्वारा कि कोर्ट को कि भाई आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है मैटर को एंटरटेन करने के लिए, तो ऐसे वक्त में कोर्ट जो है वो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि यस देयर इज एन अनसर्टेनिटी कि मुझे जुरिस्डिक्शन है या नहीं, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन है वेयर इन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिफरेंट लोकल इन द लोकल लिमिट ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। देन इन दैट केस यही कोर्ट जिसके सामने हमने मैटर फाइल किया है ये रीजन रिकॉर्ड करेगा, स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद में अकॉर्डिंगली मैटर को एंटरटेन करना प्रोसीड कर देगा और इस तरीके से मैटर को वो लास्ट में डिस्पोज ऑफ कर देगा। नाउ लेट अस सी, बिकॉज अभी हमने देख लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट सेक्शन 16 में दिया गया, साथ में उसमें ए टू ई ये भी बताया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में किस किस तरीके का सूट फाइल होता है और साथ ही प्लेस ऑफ सुइंग क्या रहेगा वो सेक्शन 17 में हमको देखने को मिला। नाउ लेट अस सी स्टूडेंट कि जब हम टॉट से रिलेटेड ये टॉट रिलेटिंग टू पर्सन होता है या फिर टॉट रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, दोनों से रिलेटेड जो भी टॉट होगा ऐसे वक्त में कौन से कोर्ट के पास में हम जाएंगे मैटर को लेके और कौन से कोर्ट को हम कॉम्पिटेंट कोर्ट मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ अ सूट। देन इन दैट केस द सूट में बी ब्रॉट एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिव, एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिव। हम प्लेंटिव का ऑप्शन रहेगा कि वो कौन से कोर्ट के सामने मैटर को लेके जाता है। अब जहाँ पे टॉट कमिट हुआ है या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या फिर जहाँ पे वो बिजनेस कैरी करता है या फिर जहाँ पे वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, तो कहाँ पे प्लेंटिव इनमें से चारों में से किसी भी एक जगह पे जो पर्टिकुलरली कोर्ट के कॉम्पिटेंसी में आता है, टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी में आता है, ऐसे कोर्ट में जाके सूट फॉर टॉट ऑफ अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी
फाइल कर सकता है। कौन कौन सी जगह? वेयर द टॉर्ट इज कमिटेड, वेयर द डिपेंडेंट रिसाइड्स, वेयर ही कैरीज ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। तो ऐसी जगहों पे, और पर्सनली वर्क फॉर गेन का मतलब क्या होता है? पर्सनली गेन का मतलब हो सकता है कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसका बिजनेस हो, बट वहाँ पे वो आवा जावा आता जाता रहता है, उसका अर्निंग वहाँ पे आने जाने से चलता है। तो इस तरीके से पर्सनली वर्क फॉर गेन जो है, इसके अंतर्गत कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने बेसिकली नीड्स को कंप्लायंस करने के लिए किसी भी जगह पे अक्सर आता जाता दिखाई देता है। वो पर्टिकुलर एरिया भी जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, वो कोर्ट अपने आप में कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट होगा, जिसके सामने हम क्या कर सकते हैं? मैटर फाइल कर सकते हैं। तो suit for tort of person or a movable property. The suit may be brought at the option of the plaintiff, either where the tort is committed, where the defendant resides, where he carries on a business or personally work for gain. Now, if we talk about some another kind of suits which has been provided under section 20, सेक्शन 20 में अदर काइंड्स ऑफ सूट्स भी दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज दैट अदर काइंड ऑफ सूट्स? एंड ये अदर काइंड ऑफ सूट्स जो हैं बेसिकली कौन से कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं? तो ऑल द सूट्स में बी फाइल्ड एट द प्लेंटिफ ऑप्शन। ये सारे सूट जो हैं प्लेंटिफ ऑप्शन पे फाइल किए जा सकते हैं। अब ये कौन कौन से सूट्स होते हैं? जैसे वेरस जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होलली या पार्टली अराइज हुआ है, दूसरा जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है या कैरीज ऑन अ बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, या फिर वेयर देर आर टू और मोर ऑफ द डिफेंडेंट या एनी वन ऑफ देम रिसाइड और कैरीज ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड। वो केसेस में ईदर द कोर्ट, और कोर्ट का जो लीव है, जो परमिशन है, वो हमको ऑब्टेन करना होता है, एंड द डिफेंडेंट हु डू नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एट अ प्लेस, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे? कंसेंट ऑब्टेन करेंगे। यदि हम डिफेंडेंट के अगेंस्ट में ऐसे किसी कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं जहां ना तो डिफेंडेंट बिजनेस कैरी करता है, ना ही पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, और फिर भी हम उस जगह पे अगर उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूशन का कंसेंट लेना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन आती कब है? ऐसी सिचुएशन तब आती है जब हम एक ही सूट में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स को पार्टी बनाते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे डिपेंडेंट किसी एक ही जगह पे रहते होंगे या एक ही जगह पे बिजनेस कैरी करते होंगे। हो सकता है एक डिपेंडेंट कलकत्ता रहता हो, एक डिपेंडेंट मद्रास रहता हो, एक डिपेंडेंट पंजाब रहता हो। तो ऐसे वक्त में हम तीनों जगह पे तो सूट फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों जगह पे सूट फाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे वक्त में तो हम तीन लिटिगेशन अननेसेसरली कोर्ट फी भर रहे हैं तीन तीन जगह और खुद ही दौड़ रहे हैं, है ना? हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, बिकॉज वी आर द प्लेंटिफ। तो ऐसे वक्त में बेसिकली हम जब एक ही जगह पे कोर्ट में सूट फाइल करते हैं और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट होते हैं, उनमें से भले ही हम एक डिफेंडेंट के रहने की जगह पे सूट फाइल कर रहे हैं, जो हो सकता है बाकी अदर डिपेंडेंट्स ना तो वहाँ रहते हो, ना वो बिजनेस कैरी करते हो, ना ही वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करते हो, बट क्योंकि हमने उनको पार्टी बनाया है और कोर्ट का कंसेंट ऑब्टेन किया है, हम उनके अगेंस्ट में ऐसी किसी जगह पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डेल्ट विथ द प्लेस ऑफ सुइंग, और ये प्लेस ऑफ सुइंग जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। यही प्लेस ऑफ सुइंग के रिलेशन में जो भी प्रोविजन हमने पढ़े हैं, इसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, और साथ ही साथ टॉर्ट के रिलेशन में, और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है बिफोर वी आर फाइलिंग अ सूट। हमको कॉज ऑफ एक्शन, पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी वैल्यू, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये सब बातों का, नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स, ये सब बातों को ध्यान में रखना है, और उसके बाद में ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि व्हाट वुड बी दी प्लेस ऑफ सुइंग, which court would be considered to be a competent court for the purposes of filing of civil suit. I hope you understood the concept, and